यूरोप का एक छोटा सा देश जिसने सदियों तक ब्रिटेन से लड़कर अपनी पहचान बनाई, जहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन अंग्रेजों से नफरत भी करते हैं। आज हम बात करेंगे आयरलैंड के बारे में। दुनिया के नक्शे में आयरलैंड नाम के दो लोकेशन देखने को मिलेंगे, पहला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरा नॉर्थर्न आयरलैंड। लेकिन ऐसा क्यों? यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, जिसका ऑफिशियल नाम पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड मतलब देश का उत्तरी हिस्सा अंग्रेजों से कभी आजाद नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1920 में आयरलैंड के ज्यादातर लोग कैथोलिक थे, जो आयरिश राष्ट्रवाद मतलब आयरिश नेशनलिज्म के समर्थन में थे और ब्रिटेन से अलग होना चाहते थे। लेकिन देश के उत्तरी हिस्से में प्रोटेस्टेंट बहुसंख्यक थे, जिन्हें यूनाइनिस्ट या लॉयलिस्ट भी कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट वे ईसाई लोग हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च की आधिकारिकता को नहीं मानते। ईसाई धर्म के तीन मुख्य समूह हैं, रोमन कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और तीसरा प्रोटेस्टेंट। इनमें से प्रोटेस्टेंट वे ईसाई लोग हैं जो 16वीं शताब्दी में हुए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का हिस्सा बने। इस आंदोलन की शुरुआत साल 1517 के जर्मनी के कैथोलिक पुजारी मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी। उन्होंने कैथोलिक चर्च की कुछ प्रथाओं के खिलाफ विरोध जताया था। इस आंदोलन में कई लोग कैथोलिक चर्च से अलग होकर नया सुधारवादी आंदोलन चलाने लगे। 1529 में जर्मनी के कुछ राजकुमारों ने पवित्र रोमन साम्राज्य की सभा में कैथोलिक चर्च के खिलाफ औपचारिक विरोध मतलब प्रोटेस्ट दर्ज किया। इसी प्रोटेस्ट के कारण इन लोगों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। और यही लोग आयरलैंड के विभाजन के समय ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि वे खुद को ब्रिटिश पहचान से जोड़ना चाहते थे और एक कैथोलिक बहुल स्वतंत्र आयरलैंड में खुद को अल्पसंख्यक बनने से डरते थे। इसलिए वहां की प्रोटेस्टेंट जनता ने ब्रिटेन का साथ दिया और 1921 में एंग्लो आयरिश ट्रीटी, आयरिश स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटेन और आयरिश प्रतिनिधियों के बीच की संधि, जिसमें आयरलैंड अलग हुआ, लेकिन संधि में नॉर्थर्न आयरलैंड को अधिकार मिला कि आयरिश फ्री स्टेट में शामिल न होकर ब्रिटेन के साथ रह सकता है। नॉर्थर्न आयरलैंड की संसद ने तुरंत इस विकल्प का इस्तेमाल किया और ब्रिटेन के साथ हमेशा के लिए एकजुट होने का फैसला लिया। आयरलैंड आजाद होने के बाद आगे क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतिहास जानेंगे सदियों पुराना, जब आयरलैंड की जमीन पर इंसानों की कॉलोनी बनने लगी। सबसे पहले इंसान यहाँ पर कब आया, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 8000 साल पीछे। उस समय बर्फीले युग के बाद लोग शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर थे। कोई बड़ा शहर नहीं बल्कि छोटे छोटे कबीले बनाकर रहते थे। तब आयरलैंड बाकी यूरोप से कटा हुआ था, इसलिए यहाँ की संस्कृति अलग बनी। क्योंकि अंतिम हिमयुग खत्म होने के बाद समुद्र का पानी बढ़ने से मुख्य भूमि यूरोप और ब्रिटेन से पूरी तरह से अलग हो गई, लगभग 12,000 से 14,000 साल पहले। इसलिए यहाँ की संस्कृति बाकी यूरोप से थोड़ी अलग उभर आई। शुरू में यहाँ पर बसने वाले लोगों का सिर्फ एक ही काम था, शिकार करना और मछली पकड़ना, क्योंकि खेती करने की शुरुआत तो 4000 ईसा पूर्व पहले शुरू हुई थी। समय बीतता गया और यहाँ पर सभ्यताएं बनने लगी। पत्थरों से बनी विशाल कब्रें, जिसे न्यूग्रेंज पैसेज टोम कहा जाता है, लगभग 5000 साल पुरानी कब्रें, इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराने। न्यूग्रेंज की कुछ हैरान करने वाली खासियत, एक पैसेज टोम मतलब बाहर से एक लंबा गलियारा अंदर के चेंबर तक जाता है, जहाँ मरने वाले लोगों की राख या हड्डियां रखी जाती है। सबसे कमाल की बात, सर्दियों की सबसे छोटे दिन वाली सुबह में लगभग 21 दिसंबर के आसपास सूरज की पहली किरण दरवाजे के ऊपर बनी एक खिड़की जैसी संरचना के अंदर से होकर 19 मीटर लंबे पैसेज में घुसती है। रोशनी चैम्बर के फर्श पर पड़ती है और पूरी जगह को सुनहरी रोशनी में भर देती है। यह घटना लगभग 17 मिनट तक चलती है। मतलब अलाइनमेंट इतनी सटीक है कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान है। उनका कहना है नियोलिथिक काल के लोग खगोल विज्ञान को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने पृथ्वी की दूरी, सूरज की गति और साल के चक्र को बिना किसी आधुनिक उपकरण से समझ लिया था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पूरा यूरोप अंधकार में डूबा था। तब आयरलैंड की पहाड़ियों में ज्ञान, कहानी और संस्कृति पनप रही थी। सेल्स का आगमन, असली आयरिश पहचान। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 500 ईसा पूर्व पहले यूरोप से कई सारे सेल्स आयरलैंड आए थे। सेल्स कोई जाति या राष्ट्र नहीं थे, बल्कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से जुड़े कई कबीले मतलब ट्राइब्स थे। इतिहासकारों द्वारा आज के समय उनकी पहचान का मुख्य रूप उनकी भाषा, जिसे सेल्टिक लैंग्वेज कहा जाता है, और उन्होंने बनाई सामाजिक संरचना से की जाती है। शुरुआती सेल्स से प्रोटोसेल्टिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और दक्षिण जर्मनी में रहते थे, लेकिन वे लोग खुद को सेल्स नहीं कहते थे। यह नाम ग्रीक और रोमन लेखकों द्वारा दिया था। सेल्स लोग खुद को गाउल्स, ब्रिटोन्स और गिल्स आदि नाम से जानते थे। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि सेल्स आयरलैंड में लगभग 500 ईसा पूर्व पहले आए थे और उन्होंने एक बड़े आक्रमण के जरिए द्वीप पर कब्जा किया था। लेकिन आधुनिक पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी, भाषा विज्ञान और जेनेटिक्स से ये विचार काफी बदल गया, क्योंकि सेल्स लोगों ने कोई युद्ध नहीं किया था, बल्कि इस समय की बात थी। धीरे धीरे आयरलैंड में उनका विस्तार बढ़ता गया। हॉलस्टॉट ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा गांव है। वहाँ की संस्कृति को भी दुनिया में हॉलस्टॉट नाम से पहचान मिली। कहा जाता है कि हॉलस्टॉट का प्रभाव आयरलैंड में भी था, लेकिन बहुत ही कम।
लाटेने कला के कुछ नमूने जैसे कि सजावटी तलवारें और घोड़े के सामान देखने को मिले जो सेकंड से फर्स्ट सेंचुरी ईसा पूर्व के थे। आधुनिक इतिहास में मतलब 5वीं सदी में जब लिखित इतिहास की शुरुआत हुई तब पूरा आयरलैंड सेल्टिक भाषा बोलता था। सेल्स के आगमन ने आयरलैंड में काफी महत्वपूर्ण बदलाव लाए और वहाँ की स्थानीय संस्कृति को भी प्रभावित किया था। लेकिन ये कोई आक्रमण नहीं था, बल्कि धीरे धीरे सांस्कृतिक प्रसार, छोटे प्रवासन और व्यापार के जरिए हुआ था। सेल्टिक भाषा और संस्कृति ने आयरलैंड को गहराई से आकार दिया। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आज के आयरिश लोग सेल्टिक वंशज हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये बात बहुत जटिल है क्योंकि आधुनिक जेनेटिक्स, पुरातत्व और भाषा विज्ञान से पता चलता है कि सेल्टिक पहचान मुख्य रूप से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है, जबकि आनुवंशिक मतलब जेनेटिक आधार ज्यादातर कांस्य युग लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व पहले से आता है, ना कि आयरलैंड में किसी सेल्टिक आक्रमण से। इस देश में रहने वाले लोगों को दुनिया भर में आयरिश नाम से पहचान मिली, लेकिन आयरिश और आयरलैंड ये नाम कहाँ से आया? इन दो नामों के पीछे मिथक, भाषा और इतिहास तीनों का बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि सबसे पुराना नाम इरियो, आज के आयरिश भाषा में भी देश को इसी नाम से जाना जाता है। इरियो नाम की एक सेल्टिक देवी है जिसे उस समय धरती की देवी, देश की आत्मा या पहचान के रूप में जाना जाता था और प्राचीन मान्यता जैसे कि जो इंसान इस द्वीप पर राज करेगा उसे इरियो का आशीर्वाद मिलना चाहिए। समय बीतता गया और बाहर के लोग देश में आने लगे, जैसे कि लैटिन अमेरिकन, रोमन और अंग्रेज। जब रोमन लोग आयरलैंड आए थे तब उन्होंने देश को हाइबेरिया नाम से पुकारा, मतलब ठंडी जमीन और उत्तर की रहस्यमय जमीन। आज भी रोमन सभ्यता की कुछ प्राचीन कविता और कथाओं में इस नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रोमन साम्राज्य खत्म होने के बाद इस नाम का इस्तेमाल भी फीका पड़ गया। आयरिश कल्चर में उनकी देवी इरियो को ओल्ड इंग्लिश में आयरलैंड नाम से लिखा गया और मॉडर्न इंग्लिश में भी यही नाम सामने आया। लैंड मतलब जमीन और इरियो मतलब उस जमीन की देवी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आयरलैंड नाम किसी राजा के नाम पर या युद्ध से नहीं मिला, बल्कि नाम की पहचान वहाँ की देवी, संस्कृति और जमीन से जुड़ी है। इसलिए आज भी आयरिश लोग कहते हैं हमारी पहचान हमारी जमीन से है। देश का नाम किसी साम्राज्य पर नहीं रखा, एक देवी ने दिया और उसी देवी ने एक पूरी सभ्यता को पहचान दी। एक और इतिहास जो नाम के बारे में अलग जानकारी देता है, जिस पर यकीन करना या ना करना आपके हाथ में। वाइकिंग्स मतलब नॉर्स लोग, समुद्री खोजकर्ता 10वीं सदी में आयरलैंड आए थे। उन्होंने वहां पर कई शहर बसाए जैसे कि डबलिन, जो आज देश की राजधानी है। साल 1169 के बाद देश में वाइकिंग्स मतलब नॉर्स लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा। नॉर्स लोग किसी भी देश के नाम के पीछे खुद की पहचान या वर्चस्व दिखाने के लिए लैंड नामकरण का इस्तेमाल करते थे और नॉर्स भाषा में कई जगहों के नाम लैंड से खत्म होते थे, जैसे कि स्कॉटलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, इंग्लैंड और फिनलैंड। शायद आयरलैंड नाम के पीछे के 4 लेटर नॉर्स कब्जे को दिखाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में देश के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में आयरलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा था, मतलब पूरा आयरलैंड ब्रिटेन के अधीन हुआ था। उस समय देश को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड नाम से जाना गया। ब्रिटिश शासनकाल में आयरिश लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सीमित अधिकार, जमीन की समस्या, अपनी भाषा और संस्कृति को खोने का डर। इस बात को लेकर आयरिश लोगों में ब्रिटिशों के खिलाफ गुस्सा अंदर ही अंदर पक रहा था। साल 1916 में देश की राजधानी डबलिन में आयरिश क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था, जिसमें 2 मुख्य संगठन थे, आयरिश वाउंटियर्स और आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड्स। लेकिन ब्रिटिश सेना ने विद्रोह कुचल दिया, नेताओं को गोली मार दी और इस घटना के बाद जनता का मूड बदल गया। अब उन्हें सिर्फ आज़ादी चाहिए। साल 1919 और 1921, जिसे आयरिश स्वतंत्रता संग्राम से जाना जाता है, एक ऐसा समय जब देश ने दिमाग का सही इस्तेमाल करके ब्रिटिश शासनकाल का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन कैसे? ध्यान से सुनिए। IRA की स्थापना मतलब आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासनकाल खत्म करना और आयरिश गणराज्य बनाना। लेकिन ये कोई बड़ी सेना नहीं थी, बल्कि किसान, मजदूर और छात्र हथियार उठाने लगे थे। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत हुई क्योंकि देश के लिए बड़ा युद्ध संभव नहीं था। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण, ब्रिटिश सेना काफी प्रशिक्षित थी और दूसरा कारण, उनके पास भारी हथियार थे और IRA के पास कम लोग और कम हथियार थे। इसलिए रणनीति बनाई, छिपकर मारो और गायब हो जाओ। गुरिल्ला युद्ध की तकनीक जैसे कि पुलिस पर अचानक हमला करना, ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला, उनके हथियार लूटना, दिन में प्लानिंग करके रात में ऑपरेशन करना। IRA वालों ने पुलिस स्टेशन को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वही ब्रिटिश शासन का प्रतीक थे। गुस्से में आकर इस संगठन के लोगों ने कई ब्रिटिश खुफिया अफसरों को मार डाला और बदले में ब्रिटिश फौज ने स्टेडियम में आम लोगों पर गोलियां चलाई। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने उनके बेरोजगार सैनिकों को आयरलैंड भेजा। उनका नाम पड़ा ब्लैक एंड टैन्स। आयरलैंड में ब्रिटिश शासन खतरे में होने के कारण ब्रिटेन ने सोचा, हमारे बेरोजगार सैनिक जो अच्छी तरह से लड़ना जानते, सिर्फ उन्हें वहां पर भेजो। लेकिन उन सैनिकों के पास वर्दी की कमी थी, आधी पुलिस की वर्दी जिसे कहा गया ब्लैक और आधी सेना की वर्दी जिसे कहा गया टैंस।
इसलिए उनका नाम पड़ा ब्लैक एंड टैंस। आयरलैंड में एंटर करते ही ब्रिटिश शासन ने उनको 3 काम दिए। पहला काम गांव जलाना, दूसरा आम लोगों पर अत्याचार करना और तीसरा काम बिना ट्रायल किसी को भी गोली मारना। लेकिन आईआरए काफी इंटेलिजेंट तरीके से काम कर रहा था, हमला करके सीधा गायब होना। ब्रिटेन समझ गया देश को जोर से नहीं दबाया जा सकता। उसने आयरलैंड के सामने प्रस्ताव रखा। जुलाई 1921 का समय एंग्लो आयरिश संधि हुई, जिसमें आयरलैंड का बंटवारा हुआ, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरा नॉर्थर्न आयरलैंड, जो हमेशा के लिए ब्रिटेन के कब्जे में बना रहा। हालांकि देश आजाद हुआ, लेकिन 2 टुकड़े होने के बाद